स्टूडेंट्स, तो आज हम हेरोडोमर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इनका मॉडल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है और इसको हेरड ने 1948 में इस मॉडल को अपनी पुस्तक टुवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स में पब्लिश कराया था। और दूसरा डोमर ने इनकी थ्योरी को आगे और एक्सटेंड किया और 1957 में द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन न्यूयॉर्क में उनकी ये थ्योरी पब्लिश हुई थी। हेरड ने अर्थव्यवस्था में निवेश के महत्व पर विशेष बल दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश होता है तो उसके दो इफेक्ट क्रिएट होते हैं, डिमांड साइड इफेक्ट, दूसरा सप्लाई साइड इफेक्ट। डिमांड साइड इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है कि जब इकॉनमी में इन्वेस्ट किया जाता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनकी आय बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की इकॉनमी में डिमांड बढ़ती है। दूसरा सप्लाई साइड इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे मशीनरी में और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में निवेश किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था की क्या हो सके, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो। हेरड ये मानते थे कि जो बचत होता है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है और जो निवेश होता है वो आय की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन इस पर बनेगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू हेरड वो किस पर निर्भर करेगा, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम पर निर्भर करता है। और उनके सिद्धांत में सेविंग और कैपिटल पर विशेष बल दिया गया है। इनके सिद्धांत में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक्स आंटे और एक्सपोर्ट। तो हमें ये जानना चाहिए कि एक्स आंटे का मतलब क्या होता है। एक्स आंटे का मतलब होता है डिजायर्ड या प्लान, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल या रियल। इनका सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि हेरड ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में किसी तरह का टाइम लैग नहीं पाया जाता है या नो लैग्स, कोई समय पश्चता नहीं पाई जाती, अर्थात जिस समयावधि में अर्थव्यवस्था में बचत किया जाएगा उसी समयावधि के अंदर ही अर्थव्यवस्था में निवेश कर दिया जाएगा। इनका यह सिद्धांत लॉन्ग रन मॉडल मतलब दीर्घकाल पर आधारित है और इन्होंने माना कि एवरेज, उनकी यह मान्यता है कि APS इक्वल टू MPS यानी औसत बचत प्रवृत्ति बराबर सीमांत बचत प्रवृत्ति की होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एब्जेंशन है वो ये है कि ये कहते हैं कि जो एक्स-आंटे इन्वेस्टमेंट है इज़ इक्वल टू द एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो नियोजित निवेश है वो वास्तविक निवेश के बराबर है, जो नियोजित बचत है वो वास्तविक बचत के बराबर है, यानी अर्थव्यवस्था में बचत बराबर निवेश होगा। अगला एजम्पशन है जो इम्पॉर्टेंट है कि वो मानते हैं कि जो बचत की प्रवृत्ति है और कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब होता है कि एक उत्पाद का या एक वस्तु का निर्माण करने के लिए कितनी हमें पूंजी की आवश्यकता है, उसको उन्होंने कांस्टेंट माना है। और ये माना है जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वहाँ पे हमें द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी पैमाने का स्थिर प्रतिफल। हेरड ने अपने मॉडल में 3 तरह की ग्रोथ रेट की बात की है। पहला उन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात की, जिसे उन्होंने जी से डिनोट किया है। दूसरा उन्होंने वारंटेड ग्रोथ रेट की बात की, जिसे GW से डिनोट किया है। तीसरा नेचुरल ग्रोथ रेट की बात की, जिसे GN से डिनोट किया है। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है? एक्चुअल ग्रोथ रेट का मतलब है कि वह वृद्धि दर जिसे अर्थव्यवस्था वास्तव में अचीव करती है। और इसका निर्धारण कैसे होगा? ये बचत अनुपात और कैपिटल आउटपुट रेशियो द्वारा निर्धारित होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर इस समय इकॉनमी 6% की रेट से बढ़ रही है तो इसे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या दिया है? जी क्या दिखाता है? आय की वृद्धि दर को दिखाता है। सी क्या दिखाता है? उस कैपिटल को दिखाता है जो जी को अचीव करने के लिए आवश्यक है, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। और ये सेविंग क्या से लिखेंगे? S/Y, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसे हटा देंगे, ये और ये कट जाएगा, ठीक। फिर हम क्या लिख सकते हैं? I क्या बचेगा? I/Y इक्वल टू S/Y, ठीक। हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, ठीक। अब दूसरा वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट का क्या मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था में क्या हो कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरा लगा दें, जितनी भी सेविंग है उनको अर्थव्यवस्था में निवेश कर दें, तो हमें जो वांछित वृद्धि दर प्राप्त होगी, ठीक। या इट इज़ अ फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ठीक है। वांछित को हम ऐसे भी समझ सकते हैं साधारण रूप से कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 8% की दर से ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक।
पर एक्चुअल में 6% की दर से ग्रोथ हो रही है। तो जो 6% ग्रोथ रेट है जो एक्चुअली हमें अचीव हो रही है उसे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट कहेंगे। वांछित कितनी थी? 8%। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी क्षमता है 8 घंटे पढ़ाई करके आप 75% नंबर ला सकते हैं, तो ये आपकी वारंटेड ग्रोथ हो गई। ठीक, और एक्चुअली में आप कितना ले आ रहे हैं? मान लीजिए आपने 60% अचीव किया, दैट इज़ योर एक्चुअल ग्रोथ। ठीक, अब इसका क्या फार्मूला है? इसको हम GW इक्वल टू GW इंटू CR इक्वल टू S। ठीक, CR क्या बताता है? ये उस पूंजी की मात्रा को बता रहा है जो वांछित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक, अब तीसरा हम पढ़ेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक है, जिसे हम GN से डिनोट करते हैं। इट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल मैक्सिमम ग्रोथ रेट, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो मैक्सिमम हम वृद्धि दर अचीव कर सकते हैं उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ये इट विल ऑप्टिमाइज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कोई करना है और आपके पास अपना जो नोट्स है वो है, और इसके अलावा आपके पास अगर एक्स्ट्रा अलग कोचिंग्स के नोट्स मिल जाएं, कॉलेज के टीचर आपको पढ़ाएं, तो इससे क्या हो सकती है? आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आप 80% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक, कि ये अधिकतम एक अर्थव्यवस्था कितना ग्रोथ अचीव कर सकती है। ठीक, अब हैरड किस चीज़ की बात करते हैं? वो स्टडीज ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं में जो है विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे हम किस तरह से ग्रोथ रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि ये ज़रूरी है कि G बराबर क्या हो? GW के हो, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल टू क्या हो? वारंटेड ग्रोथ रेट के हो, और C इक्वल टू क्या होना चाहिए? CR के होना चाहिए। ठीक, C क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो विच इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव GA एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट, एंड CR क्या है? जो कि रिक्वायर्ड है GW के लिए। अब हैरड अपने मॉडल में एक टर्म यूज़ करते हैं, द नाइफ एज इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। उसमें बताते हैं कि इकॉनमी तब तक एक पाथ पर चलेगी जब तक G इक्वल टू स्टडी ग्रोथ रेट इकॉनमी में पाई जाएगी, जब तक G बराबर GW होगा। लेकिन अगर इसमें कोई डेविएशन हो जाता है, अगर मान लीजिए G स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन GW हो जाता है, तो इसका मतलब है इकॉनमी में इनकम की जो ग्रोथ रेट हो रही है, जो कि G से दिखाया जा रहा है, वो ज़्यादा हो रही है, और GW क्या दिखा रहा है? आउटपुट की ग्रोथ रेट से। ठीक, यानी इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई कम है, तो इकॉनमी में क्या उत्पन्न हो जाएगा? इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, और जो एक्चुअल कैपिटल होगा उसकी मात्रा घट जाएगी। ठीक है, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है GA, ठीक है, वो लेस देन हो GW के, तो इसका क्या मतलब है कि जो इनकम की ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है और आउटपुट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी अर्थव्यवस्था में जो है प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी डिमांड कम है और सप्लाई कम है, यानी इकॉनमी में डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जो कैपिटल स्टॉक है उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, जो वांछित वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए पूंजी की जरूरत है उससे अधिक होगी, यानी C इज़ ग्रेटर देन CR होगा। ठीक, तो द डेविएशन ऑफ GA फ्रॉम GW लीड्स फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम स्टेडी स्टेट ग्रोथ, हैंस कॉल्ड इट द नाइफेशन इक्विलिब्रियम, यानी कि जैसे ही GA का GW से डेविएशन होगा तो इकॉनमी दोबारा कभी भी स्टेडी स्टेट ग्रोथ की स्थिति में नहीं आ सकती है, या तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है आर नॉट सेल्फ राइटिंग, ये अपने आप को सही नहीं करेंगी बल्कि स्थिति को और ख़राब कर देंगे। ठीक, अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि क्या GN इज़ अ ग्रेटर देन GW की स्थिति हो सकती है? तो जी हाँ, ये सेम ही होगा। आप GN आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम है, यानी किसी भी इकॉनमी की जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पॉसिबल है, तो GN हमेशा ग्रेटर देन होगा और G उससे हमेशा कम होगा। ठीक है, तो अगर GN इज़ ग्रेटर देन G और ग्रेटर देन GW तो इन्फ्लेशन की स्थिति है। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि GN इज़ लेस देन GW, तो यहाँ पे G इज़ लेस देन GW, तो ये डिफ्लेशन की स्थिति को दिखाएगा। यानी कि इनका जो सिद्धांत है वो बताता है कि अगर इकॉनमी में इक्विलिब्रियम को बनाए रखना है तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो? वारंटेड ग्रोथ रेट, यानी कि वांछित दर से वृद्धि होनी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और अगला हम डोमर मॉडल और सोलो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे।